एक बुजुर्ग आदमी होटल के बाहर बर्तन साफ कर रहा था। वो बहुत ही लाचार दिखाई दे रहा था और रोए जा रहा था और बर्तन भी धोए जा रहा था। वहीं पर एक साइड में झुग्गी झोपड़ी भी लगी हुई थी, सिर्फ एक ही लगी हुई थी। उसमें एक बुजुर्ग महिला सोई हुई थी। जैसे लगता था कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। वह बूढ़ा आदमी बर्तन धोकर होटल के मालिक के पास जाता है और कुछ खाने को सामान मांगकर वह अपने झुग्गी झोपड़ी में उस बुढ़िया महिला के पास जाता है। जब वह जाता है तो उसके बाद उस महिला को खाने के लिए देता है। जैसे ही वह फिर कुछ खाती है और उसे फिर अपने बेटे बहू के करतूत याद आने लगते हैं कि कैसे उन्होंने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की। नहीं तो आज उनकी यह दशा नहीं हुई होती और खाने खाने को मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसे ही रोजाना की दिनचर्या कट ही रही थी। दोनों की चल रही थी कि एक दिन अचानक होटल के बाहर बर्तन साफ करते समय एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला और होटल में जैसे ही एंट्री की तो उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया। खाने का ऑर्डर देने के बाद जब वह खाना खाकर जाने लगा तो अचानक उसे एक बूढ़े आदमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे बहुत पहचानने के बाद कहा कि रमेश, तुम यहाँ पर बर्तन धो रहे हो क्यों? इस पर रमेश अपना चेहरा छुपाने लगा। दरअसल रमेश इस ढाबे के बाहर बर्तन धोने वाला आदमी का नाम था और जो गाड़ी से उतरा उसका नाम मुकुल था। ये दोनों बचपन के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। रमेश तो अपना चेहरा छुपाने लगा। इस पर मुकुल बोला, चेहरा मत छुपा, तुम्हारी दशा कैसे हो गई? मुझे तुम्हें छिपा कर क्या फ़ायदा, हम तो तुम्हें देख ही चुके हैं। दोस्त, तुम यहाँ पर आज कैसे हो? तुम्हें तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, इतनी बड़ी हवेली थी और तुम तो बहुत ही अच्छे इनकम भी करते थे, तो फिर तुम्हारी ये दशा कैसे? और तुम्हारे 2 बेटे थे तो तुम फिर यहाँ कैसे हो? बहुत सारे सवाल जवाब थे। इस पर रमेश अपने गमछे को आँख पर लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और कुछ बोला ना जा सक रहा था। इससे चुप हो गया। पर मुकुल उसको बैठने के लिए कहा कि दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुकुल उन्हें तसल्ली दे रहा था और सराहना कर रहा था कि रमेश बता दे, लेकिन रमेश जी तो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे तो सिर्फ रोए जा रहे थे। इस पर मुकुल जी उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन दिए, उनको हिम्मत दिए। उसके बाद रमेश ने अपनी सारी व्यथा और परेशानी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दी। रमेश बता रहे थे मुकुल जी को कि जब हम जॉब करते थे तब तो मेरी स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, दोनों अलग अलग रहने लगे बच्चे। फिर हम दोनों बूढ़े हो चुके थे और दोनों अकेले ही रहते थे। मुझे छोड़कर चले गए थे बच्चे। फिर भी हम संतुष्ट थे क्योंकि पैसों की तो कमी नहीं थी ना, इसलिए हमने नौकर को काम पर रख लिया था क्योंकि अब काम नहीं हो पाता था। ऐसे ही वक्त गुजर ही रहा था कि एक दिन अचानक होली पर दोनों बेटे और बहू आ गए। मेरा तो मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। मैं तो समझा कि यह दोनों यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह यहाँ रहने नहीं, मुझे ही घर से बेदखल करने आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा था कुछ भी हमें मालूम नहीं था। पर वक्त का क्या है दोस्त, जब बच्चे ही ऐसे नालायक निकल जाए तो दोनों बेटे बहू मिलकर आए हुए थे होली वाले दिन और भांग का शरबत पिलाकर उन्होंने कुछ कागजातों पर दस्तखत करवा लिया मेरा। राधिका जी तो होश में थी। उन्होंने जब इस पर विरोध किया था तो उन्होंने उन्हें सीधे से ढाबा दे दिया और उन्हें गिरा। सीढ़ियों से धक्का देने के बाद उन्होंने उनकी एक पाँव में बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई। उसे वह अब चल भी नहीं पाती है। वहाँ तुम जो देख रहे हो झोपड़ी में, वहीं पर राधिका जी लेटी हुई है। वहीं पर अब हम रहते हैं, यही हमारा डेरा है, घर है। इस पर मुकुल जी बोले, तो तुम जब कुछ कागज पर साइन किया, उसके बाद जब होश में आए तो क्या विरोध नहीं किया? क्या तुमने कुछ पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं लिखवाए? इस पर रमेश जी बोले, मैं कैसे घर से बाहर जाता? होली के बाद दोनों बेटे बहू मुझे और राधिका जी को घर में ही एक रूम में कैद कर दिए, बंद कर दिए और राधिका जी को हमसे अलग रखा गया था दूसरे रूम में, क्योंकि मैं तो होश में नहीं था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बेटे बहू ने मेरे साथ क्या किया है। यह घर मेरा अब नहीं रहा। पर राधिका जी को सारी बात पता थी क्योंकि वे होश में थी, इसलिए उन्हें एक रूम में अलग कैद कर दिया गया और मुझसे कहा गया था कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके गई है। उनके घर की उनकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो थोड़ा अचंभित था
क्योंकि वह तो ज़्यादा अपने मायके नहीं जाया करती थी, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया और नशे की वजह से मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं था, मुझे पूरा होश नहीं आया था। उसके बाद दोनों बेटे और बहू ने मिलकर इस घर की खरीदारी को खोजना चालू कर दिए थे। मुझे तो यह सब कुछ भी पता नहीं था और फिर एक दिन जब मुझे कुछ पता चला कि राधिका की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, तो मैंने उस आवाज़ की तरफ जाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे बड़े बेटे ने रोक दिया कि वहाँ कुछ नहीं है पापा जी, आपको कुछ वहम हुआ है। मम्मी तो अभी तक आई ही नहीं है अपने मायके से। मैं भी बहुत अचंभित था, लेकिन जब रात हो गई तब मुझे कुछ शंका होने लगा कि राधिका को गए हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। फिर अचानक मुझे उस आवाज़ का आभास हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चुपके से जाकर देखूं कि उस रूम में एक ऐसी आवाज़ आ रही थी और मेरे बेटे मुझे क्यों रोक रहे थे। मुझे तो राधिका जैसी ही आवाज़ लगी थी। जैसे ही मैं अंधेरे रात को उस रूम की ओर गया और वहाँ पर बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा, फिर कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रहा था रोने की, कि दरवाजे के खिड़की खुले हुए थे। उसमें से मैंने झाँक कर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पर मेरी राधिका बंधी हुई थी। एक चेयर पर बैठकर उसके पैर से चोट के खून बह रहे थे। मैं तो बहुत ही दुखी हुआ कि यह हालत ऐसे कैसे हो गई। मुझे बहुत जोरों से रोना आ रहा था, पर फिर मैं सोचा कि यह यहाँ पर बंधी हुई है, इसका मतलब है कि बेटे बहू ने ही इसके साथ कुछ किया है। तब मेरा माथा ठनका और फिर मैं शांति से काम लिया। मैंने सबसे पहले राधिका को वहाँ से निकालने के लिए खिड़की का दरवाज़ा तोड़ दिया और वहाँ से अंदर जाकर राधिका को निकाल कर बाहर ले आया। जैसे ही मैं बाहर लाया, वैसे ही कुछ आवाज़ के चलते दोनों बेटे बहू सब सारे जाग चुके थे और बहुत हमें भी मारने लगे, तंग करने लगे। मुझे तो सारी खबर समझ में आ ही गई थी, लेकिन इतना करने के बाद में भी बेहोश हो गया मैं, क्योंकि बहुत मार पड़ चुकी थी मुझे भी। राधिका तो बहुत रोए जा रही थी, उसे भी तो बहुत दर्द हो रहा था, पैरों में जोर चोट लगा था। वे लोग दवा भी नहीं करवाए थे। कितने जालिम लोग थे, अपनी माँ को ही इतना कष्ट देने लगे कुछ पैसों की खातिर। जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको इतना कष्ट दे सकते हैं तो अपने आप को कष्ट देने में उनका क्या जाएगा। अपनी पत्नी के बहकाव में कोई भी बेटे को अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। उनकी भी तो बारी आएगी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सोचा। फिर जब हम होश में आए तो राधिका जी को बहुत ही मार रहे थे वे लोग और मुझे धमकी दिया गया कि अगर मैंने जो जो शब्द बोल रहा हूँ यह सब अगर आप इस मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किए तो मैं राधिका जी को मार दिया जाएगा। मेरे बेटे ही मुझे धमकी दे रहे थे। इससे मैं डर गया और मैं रिकॉर्ड करवा लिया। उस रिकॉर्ड में यह था कि मैं अपने होशो हवासों में अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को सौंप रहा हूँ और मैं खुद यहाँ से अब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वृद्धा आश्रम में ही रहना है। यह रिकॉर्डिंग करवाने के बाद बेटे बहू ने हम दोनों को घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। फिर भी मैं हार नहीं माना, क्योंकि मैं तो जॉब करता ही था। लेकिन जब मैं वहाँ ऑफिस भी पहुँचा तो वहाँ का भी नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे दोनों बेटे का ही राज चल रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन अब वह जो मेरी जॉब थी वह अब मेरी बेटों ने ले ली थी और मैं और राधिका वहाँ से भी चुपके से निकल गए। पुलिस थाने जाने का मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस को तो सबूत चाहिए होता है और मेरे पास तो कोई भी सबूत था ही नहीं, गवाह था ही नहीं। और ये दुनिया भी क्या सोचेगी कि बाप बेटे ही एक दूसरे से हमेशा अपने सपने में ही रोने लगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी हालत इस प्रकार से हो जाएगी। इसके मुकुल जी के भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रमेश जी को संभालते हुए बोला, तो दोस्त तुम्हारों बेटों ने ऐसे तुम्हारे साथ क्यों किया, कुछ पता है? क्योंकि कोई भी बेटा अपने माँ बाप के साथ कुछ पैसों के लिए ऐसे कैसे कर सकता है, यह सब तो नहीं पता, पर कुछ साल पहले एक विदेश कंपनी ने उसे हवेली को खरीदने के लिए ऑफर उन लोगों को दिया था। हो सकता है पैसे की लालच में ही हो गए तेरे मेरे रास्ते में अपने लिए, क्योंकि सामने से हमने जो मना कर दिया था और हम रास्ते पे आ रहे थे उन लोग के। मुकुल जी बोलते हैं, तो फिर तुम दोबारा अपने घर नहीं गए? इस पर रमेश जी बोले, गए थे, लेकिन जब वहाँ गए तो वह घर बेचकर दोनों बेटों ने अपने अपने पैसे लेकर चल दिए थे। वह घर अब किसी और का हो गया था और वहाँ पर एक कंपनी ने अपनी कुछ मशीनों को डाल दिया था। वहाँ पर अब तो एक बहुत ही बड़ा विदेशी कंपनी है। मुकुल जी, तो तुमने अब अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने के लिए सोच ली है? रमेश जी,
क्या करें, जब भाग में ऐसे ही लिखा है तो क्योंकि अगर किसी को अगर अपने दुख बताएगी भी तो कोई बस सहानुभूति देगा, कोई तो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जब अपनों ने ही इतने कष्ट दे दिए हैं तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। इस पर मुकुल जी ने बोले कि रमेश तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर रहो। इस पर रमेश जी बोले नहीं यार, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ। इस पर मुकुल जी ने कहा कि तुम मुझे किराया दे देना, क्योंकि मैं वहाँ किराएदार भी लगाता हूँ। इस पर रमेश जी बोले मुझे तो खाने को तो कुछ ठीक है ही नहीं, मैं तुम्हें किराया कैसे दे सकता हूँ। अगर पैसे रहते तो मैं इस झुग्गी झोपड़ी में थोड़ी रहता, राधिका जी को ऐसे दुख थोड़ी देता, इतना कष्ट देकर उन्हें थोड़े अपने पास ऐसे रखता। अब तो मैं उन्हें खुश भी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं कष्ट इतना सा भी सह सकता हूँ कि राधिका जी मेरी ज़िंदगी में उन्हें इतने कष्ट और इतने कष्ट देकर मुझे रोने लगते हैं। इस पर मुकुल जी बोले मेरे कंपनी में तुम जॉब करना, तुम भी कुछ करना नहीं है, बस इतना हिसाब किताब देखना है, बस उसमें ही तुम्हारा इनकम आने लगेगा और तुम मुझे किराया दे देना। इस पर रमेश जी बोले मुझे तुम्हारी एहसान की ज़रूरत नहीं है दोस्त, इतना मेरे लिए बहुत ही सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे मदद नहीं ले सकता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। इस पर मुकुल जी बोले मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, वह पोस्ट ऐसे भी एक ईमानदार और नेक आदमी को ही सौंपना था। मैं बहुत दिनों से ऐसा आदमी खोज रहा था और तुम तो इसके लिए बहुत ही अच्छे हो, परफेक्ट हो, क्योंकि तुम तो पढ़ाई में भी बहुत ही टैलेंट थे। और प्लीज़ मेरी ये प्रस्ताव स्वीकार करो। और चलो, बहुत ही समझाने बुझाने मनाने के बाद रमेश जी और राधिका जी को वहाँ से मुकुल जी अपने घर ले आए। वह मुकुल जी के घर आ गए, वहाँ पर भी किराएदार के तौर पर रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद इनकम आने के बाद राधिका जी का भी इलाज करवाने लगे। जब राधिका जी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो गई तब मुकुल जी ने एक दिन रमेश जी से कहा सुनो दोस्त, तुम अपने बेटों को सबक सिखाओगे? अगर अपने बेटों को सबक नहीं सिखाओगे तो ये दुनिया वाले ऐसे ही माँ बाप को लाचार रखेंगे और बेटों को अच्छी सीख नहीं मिल पाएगी। इस पर रमेश जी बोले अपने बच्चों को तो हमने अच्छे ही संस्कार दिए थे, अच्छा ही सिखाया था, पर पता नहीं कि अपने कैसे संगति में अब आ गए, किसके संगति में आकर अपने ही माता पिता के साथ गद्दारी कर बैठे। इस पर मुकुल जी बोले तब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अपनी वे सारी संपत्ति, तुम अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्या तुम अपने बेटों से यह सारे सामान चीज़ वापस नहीं लोगे? क्या तुम्हें उन्हें सबक नहीं सिखाना? या तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया तुम? इस पर पीछे से राधिका जी बोली भाई साहब, हमने तो अपने बेटे को माफ़ नहीं किया है, लेकिन माँ का दिल है, इसलिए हम उन्हें जिस हालत में हम अब रह चुके थे वैसे हालत में अब हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। इस पर मुकुल जी फिर बोले तो भाभी जी, आपने कुछ सोचा है इस पर? राधिका जी बोली हाँ, मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तो देना माता पिता का ही फर्ज है, उन्हें सही रास्ते पर लाना, इसलिए ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो मैं यही सोचा है कि जिस प्रकार से बच्चे ने मेरे साथ धोखे से यह सारी ज़मीन जायदाद ली है, इसी प्रकार हम भी उन्हें ही की तरह गेम खेलकर उनसे सारे संपत्ति ले लें। लेकिन हाँ, सारे नहीं, क्योंकि एकदम नहीं काम से उन्हें एक घर और रहने भर खान पाने भी तो धन दुरुस्त रहना ही चाहिए। क्योंकि माँ का दिल है तो माँ अपने बच्चों को कभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए या भूखे प्यासे रहते हुए नहीं देख सकती है। बच्चे जो गलती किए हुए माँ बाप तो नहीं कर सकते। इस पर रमेश जी बोले दोस्त मुकुल, तुम बहुत ही बड़े इस शहर के जाने माने कंपनी के मालिक हो, तो तुम अब की होली में ऐसा फंक्शन रखो कि यहाँ पूरे शहर के लोग यहाँ पर एकत्रित हो, और ख़ासकर मेरे दोनों बच्चे बेटे को भी यह बात का पता चले। जब वह इस पार्टी के फंक्शन में आएंगे तो जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ चल कर के साइन ले लिया था, उसी प्रकार हम भी वैसा ही करेंगे, और जब यह सारे काम हो जाएंगे उसके बाद का प्लान हम तुमको बतलाते हैं। इस पर मुकुल जी ने वैसा ही किया। होली नज़दीक आने वाली थी, सारे शहर में प्रचार जोरों शोरों से करवा दिया कि होली का फंक्शन में सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छा कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है। जो इस फंक्शन में आएंगे वे सबको कुछ न कुछ फायदा होगा। रमेश जी के बेटे तो लालची थे ही, उन्होंने सोचा कि कितने बड़े कंपनी के मालिक ने फंक्शन रखा है और सरप्राइज तो ज़रूर कुछ फायदे का ही होगा, बात होगा। और वे दोनों बेटे भी यहाँ पर आ गए।
होली का त्यौहार मनाने। होली का पर्व बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। बहुत ही लोग आए हुए थे इस फंक्शन में, क्योंकि रमेश के दोनों बेटे को भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा भी यहीं पर है और मुकुल जी उनके दोस्त है। यह सारी जानकारी उन्हें नहीं थी। इसी बीच में राधिका जी ने उन्हें भी नशे वाला शरबत बहू बेटों को पिला दिया। चारों नशे में धूत थे और होली का पर्व मना रहे थे। इसी बीच का जब त्यौहार हो ही चुका था तो सिर्फ 10 ताकत की ज़रूरत थी, 10 ताकत की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने वह साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद फिर उन लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का वकील से कहकर खाली करवाने के लिए कह दिया गया। और जितने भी पैसे इसमें इन्होंने इतने सारे प्रॉपर्टी बेच दिए थे वो सब झूठी अफवाह फैला दिया गया था। अभी भी वे सारी प्रॉपर्टी उन हवेली इन बेटों के ही नाम थी। जब रमेश जी और राधिका जी को उनका हवेली घर सारे धन दौलत मिल गया, उसके बाद वह वहाँ से अपने दोस्त को कहकर अलविदा ले लिए। इसकी खबर उनको बेटों को अभी तक नहीं थी। इधर रमेश जी ने सारी धन दौलत और हवेली वृद्धा आश्रम को दान में दे दिया और उसके बाद वह खुद भी वृद्धा आश्रम में रहने लगे। एक दिन अचानक उनके बेटों को यह सारी खबर मिल गई। तब वह बहुत हैरान हुए। उस समय तो होली के दिन उनके बेटों ने नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि रंग लगा हुआ था फेस पर। की सारी प्रॉपर्टी इतनी मेहनत से हम लोग हासिल किए थे अपने माँ बाप से, अब वह सारे वृद्धाश्रम को चले गए। वह कैसे? क्योंकि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था। फिर सारी खबर रमेश जी के पास आकर पूछने लगे। जब रमेश जी ने सारी बातें बतलाई तो उनका भी दिल दहल गया और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था। पर अब तो जो ज़्यादा प्रॉपर्टी उनको बेटों को ही तो मिलनी थी, लेकिन अब नहीं मिल सकती। उनमें से तो अब कुछ भी नहीं मिला। पर रमेश जी इतने भी निर्दयी नहीं थे। राधिका जी का भी जी पर कर रहा था खाने पर। उन्होंने जब तो अपनी पिता की हड़प ली थी, वो अपने बेटों को ही छोड़ दी थी। वसीयत में अपने बेटों को अपनी जॉब दे दिए थे, लेकिन जितने भी हवेली धन दौलत वह सारे वृद्धाश्रम को चले गए थे। उनके बेटे बहू को बहुत ही ज़्यादा अफसोस था कि अपने माता पिता से हम लोग जो गलती किए हैं उसकी सज़ा हमें यहीं मिल गई। अगर आज नहीं मिलती तो कल हो सकता है मेरे बेटे ने भी ऐसे ही कर्तव्य करते और अब दोनों बेटों ने अपने परिवार संभाल लिए। और जो भी गलती उन लोग से हो गई थी उसी से उन लोगों ने अपना माफ़ी मांगकर और जितना भी धन दौलत था उन्हीं में अपना गुजर बसर किया। माता पिता से माफ़ी भी मांगे और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। पर राधिका जी ने कहा कि जिस बेटे बहू ने हाथ उठाए हैं मैं तो उनके साथ अब जाने से रही नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए मेरा बेटा बहू सब मर चुके हैं। इसलिए मेरा कोई भी इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। बस हम दोनों ही साथ हैं। इस वृद्धाश्रम में ही जिएगे, इस वृद्धाश्रम में ही मरेंगे। मेरा तुम लोगों से कोई भी रिश्ते नाते नहीं है। बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी दोनों बेटे बहू को, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। बहुत मनाने के बाद भी जब राधिका जी और रमेश जी साथ में नहीं गए तो उनके बेटे उन्हें वहीं छोड़कर फिर चले गए। उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो ही चुका था, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से फिर रहने लगे। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो दोस्तों लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।